हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम आप लोगों की तैयारी को थोड़ा और गति प्रदान करने के लिए आए हैं, जिसके तहत आज हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन का पार्ट 3 लाए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज किसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कशन करेंगे। और ये 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन जो हैं, ये सारे प्रश्न रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित जीव विज्ञान के इस बुक से लिए गए प्रश्न हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि तो वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं, अतः वायरस को सजीव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्बियन काल में हुई थी, अतः इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, वायरस रोग हैं। तो उपयुक्त ऑप्शन में से इन्फ्लुएंजा एक प्रकार के वायरल डिजीज हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए है, इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है, वायरस होते हैं। तो वायरस का कोई शेप, साइज और कोई आकार नहीं होता है, अर्थात उसमें कोई कोशिका नहीं पाया जाता है, वो अकोशिकीय होता है वायरस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सही उत्तर ऑप्शन बी है, वायरस अकोशिकीय होते हैं। अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक थे। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक डार्विन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, डार्विन। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण है। तो एड्स का कारण HTLV3 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, HTLV3। अनियमित टिश्यू के वृद्धि के कारण कैंसर होता है। शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाने के कारण ब्लड कैंसर होता है। बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य एवं पौधों में रोग उत्पन्न होता है। शरीर के किसी अंग या तंत्र में सामान्य कार्य न हो रही हो तो उसे हम रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायरस में होता है। तो देखिए, वायरस दो प्रकार के होता है, एक जंतु वायरस और दूसरा पादप वायरस। पादप वायरस में RNA पाया जाता है, जबकि जंतु वायरस में DNA पाया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, DNA या RNA पाया जाता है। और ये डिपेंड करता है कि वो वायरस जंतु वायरस है या पादप वायरस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, DNA या RNA। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज हैं। तो बैक्टीरियोफेज एक प्रकार के वायरस होता है जो खुद वायरस को ही भक्षण करता है, अर्थात वो वायरस को ही निगल जाता है, खा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, एक प्रकार के वायरस जो विषाणु पर भक्षण करता है। तो इस प्रश्न का
सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो बताइए उपयुक्त ऑप्शन में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? इस प्रश्न का आप लोग सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, क्योंकि जीवाणु में कोई वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो बताइए उपयुक्त में से किसमें उपापचयी एंजाइम नहीं पाया जाता है, अर्थात उसमें अनुपस्थित होता है? सही उत्तर दें आप लोग। अगर आप लोग सही उत्तर देना चाहते हैं तो वीडियो को आप लोग पॉज करके सही उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, विषाणु में उपापचयी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरियोफेज में होता है। इस प्रश्न का अर्थ है कि बैक्टीरियोफेज में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए एक प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम विषाणु के खोजकर्ता हैं। तो प्रथम विषाणु के खोजकर्ता इवानास्कू हैं, जिन्होंने 1892 ईस्वी में विषाणु के खोज किए थे। उन्होंने विषाणु के खोज तंबाकू में किए थे, जिनका नाम उन्होंने TMV रखा था, अर्थात टोबैको मोजाइक वायरस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, इवानास्की, जिन्होंने 1892 ईस्वी में TMV वायरस के खोज की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1892 ईस्वी में इन्होंने खोज की थी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा विषाणु है। तो सबसे बड़ा विषाणु है पॉक्स विषाणु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पॉक्स विषाणु सबसे बड़ा विषाणु है। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था। तो जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को ओपेरिन नामक साइंटिस्ट ने लिखे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओपेरिन। ओपेरिन नामक पुस्तक को जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को ओपेरिन ने 1936 ईस्वी में लिखा था। इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओपेरिन। ओपेरिन ने ही जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, और कब लिखा था? तो 1936 ईस्वी में। चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दें। तो सबसे पहले एनएरोबिक प्रकार के श्वसन का विकसित हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनएरोबिक। अगला प्रश्न है, विषाणु होते हैं। तो विषाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? तो विषाणु जो हैं वह पूर्णतः परजीवी होते हैं, अर्थात वह दूसरे जीव पर डिपेंड करते हैं। जब वो जीव पे नहीं होते हैं तो वो निर्जीव होते हैं, जब वो सजीव के शरीर पे होते हैं तो वो भी सजीव जैसा लक्षण प्रदर्शित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्ण परजीवी होते हैं विषाणु। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, और ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी कौन है?
बताइए ये सारे प्राइमेट्स हैं और इन प्राइमेट्स में से कौन सा प्राइमेट हैं जो मनुष्य के निकट संबंधी हैं। तो मनुष्य के निकट संबंधी वाले प्राइमेट जो हैं वो गोरिल्ला हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं। तो इन सारे के जो पंख होते हैं वो एक प्रकार के समरूप अंग हैं। तो समरूप अंग वह होते हैं जो दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनका उत्पत्ति अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए समरूप अंग। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। तो वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे सैप्रोफाइट कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सैप्रोफाइट। अगला प्रश्न है सरीसृपों का युग है। तो सरीसृपों का युग है, किस युग में सरीसृप पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मीजोजोइक महाकाल्प। मीजोजोइक महाकाल्प में ही सरीसृपों का सबसे ज़्यादा संख्या था, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा मीजोजोइक महाकाल्प। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद हैं, अर्थात कार्बोहाइड्रेट के पचने के परिणाम स्वरूप अंत में किस चीज़ का निर्माण होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है हमारे शरीर के छोटी आंत में तो उसके परिणाम स्वरूप मोनोसैकेराइड का निर्माण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा मोनोसैकेराइड। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिका के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक हैं। तो वह पदार्थ प्रोटीन है जिसका योगदान होता है हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में और साथ ही कोशिकाओं के निर्माण में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रोटीन। चलिए अब हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न। किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। अर्थात हमारे शरीर में प्रोटीन का एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण किस रूप में होता है। तो प्रोटीन का संचरण हमारे शरीर में अमीनो अम्ल के रूप में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो हमारे शरीर में यूरिया का संश्लेषण किस अंग में होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है यकृत, अर्थात यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। कीट का उत्सर्जी पदार्थ है, अर्थात कीट जो है किस चीज़ का उत्सर्जन करता है। तो कीट जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, अर्थात कीट का उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है कीट होते हैं। तो कीट जो है वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, अतः कीट को जो है यूरोकोटैलिक भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा यूरोकोटैलिक। अगला प्रश्न है रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया। तो लैब में सबसे पहले रवा के रूप में जिस एंजाइम को तैयार किया गया था वो एंजाइम था यूरियस। तो इस प्रश्न का
राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यूरियस। अगला प्रश्न है उत्सर्जन की इकाई हैं। तो इस प्रश्न का अर्थ है कि उत्सर्जन अंग होता है, उत्सर्जन सिस्टम जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, उसकी इकाई कौन सा होता है, उसका यूनिट क्या होता है। तो उत्सर्जन अंग होता है, उसकी इकाई होता है नेफ्रॉन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेफ्रॉन। वृक्क की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर वृक्क की खराबी हो जाता है, अर्थात किडनी खराब हो जाता है, उस स्थिति में हमारे शरीर में जो है यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है, क्योंकि जो किडनी खराब हो जाता है तो वह फिल्टर नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है। इसे यूरेमिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूरेमिया। अगला प्रश्न है पक्षी होते हैं। तो पक्षी भी कीट की भांति यूरेटेलिक होते हैं। जैसे कीट का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, उसी प्रकार पक्षी का भी उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। अतः पक्षी को भी यूरोकोटेलिक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, यूरोकोटेलिक। अगला प्रश्न है मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती हैं। तो मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है वृक्क के पैल्यूब्स में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वृक्क के पैल्यूब्स में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टल से मनुष्य के वृक्क में पथरी बनता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ तो ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अगला प्रश्न है किस प्राणी में रुधिर नहीं होता किंतु श्वसन करता है। तो वह कौन सा जीव है जिसके अंदर खून तो नहीं होता है फिर भी वह श्वसन करता है। तो वह जीव है हाइड्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रा। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वचालित तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेडुला से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेडुला से। अगला प्रश्न है एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14 से 18 बार। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होता है।
तो श्वसन क्रिया हमारे शरीर में मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला प्रश्न है, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वास करता है या हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। तो हाइबरनेशन के समय मेढक जो है श्वास लेता है नमयुक्त त्वचा के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नमयुक्त त्वचा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो मनुष्य में निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 16% होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। तो हमारे शरीर में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है क्योंकि हमारे रक्त में सोडियम के आयन पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोडियम आयन। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है। तो नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण हमारे आँख के आइरिस के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आइरिस द्वारा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। तो हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में हमारे शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करने का केंद्र होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी कोशिका है। तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो एक मनुष्य जो है स्मृति खो बैठा है, तो उस मनुष्य का प्रमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो न्यूरॉन्स की कोशिका की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। तो किस जीव में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। तो वह जीव हाइड्रा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, हाइड्रा। अगला प्रश्न है, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है। तो अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का प्रमस्तिष्क वाला भाग अधिक विकसित होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, लैंगरहैंस के उपद्वीप पाए जाते हैं। तो लैंगरहैंस के उपद्वीप अग्नाशय में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन का स्रावन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी ग्रंथि हैं। तो मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो ये था आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें। तो अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।